Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Let's begin our today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exams. First question is एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज। आपको बताना है कि इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को बताता है। ऑप्शन ए एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, गैस का ब्लड और सेल्स के बीच एक्सचेंज। या फिर ऑप्शन बी एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स, ब्लड और लंग्स के बीच में गैसियस एक्सचेंज। ऑप्शन सी कंबाइनिंग ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का जुड़ना जिसके कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो। या फिर ऑप्शन डी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू, ऑक्सीजन का लंग्स से टिश्यूज तक ट्रांसपोर्टेशन। The right answer is option B, exchange of gases between blood and lungs। अगर हमारी बॉडी में ब्लड और लंग्स के बीच में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है तो इसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। हम इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे लंग्स के चारों तरफ कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता है और इन कैपिलरीज में ब्लड लगातार फ्लो होता रहता है। कैपिलरीज और लंग्स के बीच अलग अलग प्रेशर होने के कारण जैसे ही हम गैसियस इनहेल करते हैं तो ये गैस यहाँ से ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाती है, मिक्स हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर वेरिएशन के कारण ब्लड से वापस लंग्स को दे दी जाती है, जो एक्सपायरेशन से एटमॉस्फेयर में एक्सक्रीट आउट कर दी जाती है। तो याद रखिएगा, ब्लड और लंग्स के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज होता है उसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो CO2 है वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट आउट कर दी जाती है। वहीं पर बात की जाए कि इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, तो अगर गैसियस एक्सचेंज ब्लड और सेल्स के बीच हो, अगर मान लीजिए ब्लड और सेल्स के बीच में गैसियस एक्सचेंज हो तो ये कंडीशन इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइडल वॉल्यूम इज। टाइडल वॉल्यूम क्या है। ऑप्शन ए नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर मूव इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान एक निश्चित अमाउंट में एयर का इन और आउट होना। या फिर ऑप्शन बी एयर एक्सहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल ब्रीथ इन करने के बाद एयर को एक्सहेल्ड करना। ऑप्शन सी एयर इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, गैस आउट करने के बाद एक्सहेल करने के बाद कितनी एयर आपने इन की। या फिर ऑप्शन डी एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कितनी एयर आपके लंग्स में बची। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। टाइडल वॉल्यूम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर मूव्स इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। आप किसी नॉर्मल पोजीशन में बैठे हैं और एक बार सांस लेने पर, यानी कि एक बार गैस इन करके गैस आउट करने पर आपने कितनी गैस की मात्रा को इन आउट किया, यह मात्रा टाइडल वॉल्यूम के नाम से जानी जाती है। प्रीवियस एग्जाम में टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml या इसे आप 500 cc भी कह सकते हैं। टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट फॉर योर रिवीजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ कूफर सेल। कूफर सेल के क्या फंक्शन होते हैं? फैगोसाइटिक फंक्शन, सिक्रीटरी फंक्शन, पिनोसाइटिक फंक्शन या एक्सक्रीटरी फंक्शन? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, phagocytic function. Kupffer cells are present in liver and its function as phagocytosis, destroying of microorganism. Kupffer cells is like a macrophage. हमारी बॉडी में मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं। मैक्रोफेजेस एक ऐसी सेल्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी में यदि कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए, फॉरेन बॉडी आ जाए जो कि बॉडी के लिए डेंजरस हो, तो इसे आइडेंटिफाई करके ये मैक्रोफेजेस इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनटेक कर लेती हैं, एनगल्फ कर लेती हैं, अपने अंदर ईट कर लेती हैं और फिर इसे ईट करके डिस्ट्रॉय कर देती हैं। हमारे शरीर में जब भी कोई हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रवेश करता है तो इसे आइडेंटिफाई करके खाकर डिस्ट्रॉय करने का काम जो सेल्स करती हैं उसे हम मैक्रोफेजेस के नाम से जानते हैं। मैक्रोफेजेस का ही एक टाइप है कूफर सेल्स जो कि हमारे लीवर में पाई जाती हैं और ये लीवर को प्रोटेक्ट करती हैं डेंजरस सब्सटेंसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडम्स एप्पल इज फॉर्म्ड बाय। एडम्स एप्पल का निर्माण किसके द्वारा होता है? क्रिकोइड कार्टिलेज, थायरॉइड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस या फिर हायोइड बोन? The right answer is option B, थायरॉइड कार्टिलेज। थायरॉइड कार्टिलेज के द्वारा एडम्स एप्पल का निर्माण होता है। मेल्स में फीमेल की तुलना में ये एडम्स एप्पल साइज में कुछ ज़्यादा बड़ा होता है, प्रोमिनेंट होता है। इसे आप अपने गले में महसूस कर सकते हैं, इसे उभार के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्रल वाल्व इज ऑल्सो नोन एज। मिट्रल वाल्व को आप और किस नाम से जानते हैं? बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, टेट्राकस्पिड, मोनोकस्पिड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बाइकस्पिड। हमारे शरीर में वाल्व पाए जाते हैं और इनका काम होता है कि ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाते रहना। मान लीजिए ये हमारी ब्लड वेसल है और यहाँ पर कई छोटे छोटे वॉल्व्स पाए जाते हैं। जब तक ब्लड इन ब्लड वेसल्स से एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहता है ये वाल्व ओपन रहते हैं, लेकिन किसी भी कारण से ये ब्लड अगर इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, नॉर्मल से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे तो ये वाल्व तुरंत बंद हो जाते हैं। तो valves are responsible for maintaining the unidirectional flow in blood vessels। इसी तरह से हार्ट में ब्लड फ्लो एट्रिया से वेंट्रिकल की साइड में होना चाहिए और इसे मेंटेन करने के लिए वाल्व पाए जाते हैं। जैसे कि बात की जाए तो हमारा हार्ट 4 चैम्बर से बनी स्ट्रक्चर होता है। इसमें ऊपर के 2 चैम्बर्स एट्रियम कहलाते हैं और नीचे वाले 2 चैम्बर्स वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। हमारा जो लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट होता है, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है, इसके बीच में बाइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं, जबकि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व को आप राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के नाम से भी जानते हैं। मिट्रल वाल्व को आप बाइकस्पिड वाल्व या लेफ़्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा इज। मेल यूरेथ्रा का लेंथ कितना होता है ये आपको बताना है। 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर्स?
The right answer is option D 20 centimeters. यूरिथ्रा वह स्ट्रक्चर है जो कि ब्लैडर से यूरिन को एक्सक्रीट आउट करवाने का काम करती है। यूरिनरी ब्लैडर से लेकर यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने वाली जो स्ट्रक्चर है उसे हम यूरिथ्रा के नाम से जानते हैं। अगर फीमेल में यूरिथ्रा के साइज़ की बात की जाए तो ये लगभग 4 सेंटीमीटर होती है, जबकि मेल यूरिथ्रा 20 सेंटीमीटर्स के आसपास होता है। फीमेल यूरिथ्रा का साइज़ कम होने के कारण फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है, जबकि मेल्स में फीमेल की तुलना में यूटीआई होने की संभावना काफ़ी कम रहती है ड्यू टू मोर लेंथ ऑफ द यूरिथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of hinge joint? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल कौन सा है? शोल्डर, एटलस एक्सिस जॉइंट, रेडियोकार्पल जॉइंट, एल्बो जॉइंट। The right answer is option D, elbow joint. हिंज जॉइंट हमारे बॉडी के वो जॉइंट्स होते हैं जिनमें एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट संभव हो पाती है, जैसे कि आपके एल्बो का जॉइंट, आपकी कोहनी का जॉइंट, जिसे आप सिर्फ फ्लेक्स और एक्सटेंड ही कर सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसके अलावा हिंज जॉइंट के अंदर नी जॉइंट को भी इंक्लूड करते हैं, आपके घुटने का जॉइंट, जिसे आप फ्लेक्स और एक्सटेंड कर सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। रिमेनिंग ऑप्शंस को भी जान लेते हैं। शोल्डर जॉइंट जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है। शोल्डर जॉइंट जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है। एटलस और एक्सिस जो कि सर्वाइकल वर्टिब्रेस हैं, इनके बीच में पाइवोइड जॉइंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इम्पॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ। वायुमंडलीय दाब जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वो किस प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है? ब्लड फ्लो के लिए, मिक्सचुरेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, या फिर ब्रीथिंग के लिए? The right answer is option D, breathing. एटमॉस्फेरिक प्रेशर ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज इन लीवर एंड मसल सेल्स इज कॉल्ड। हम सभी इस प्रोसेस को जानते हैं कि हमारी बॉडी में जब आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज आ जाता है तो फिर इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को हमारी बॉडी ग्लाइकोजन फॉर्म में लीवर में स्टोर कर लेती है। आपको ये बताना है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना किस नाम से जाना जाता है? ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। The right answer is option C. It is called glycogenesis. It is called glycogenesis. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली टर्म है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना। हमारी बॉडी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही स्टोर कर सकती है और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। सेकंड टर्म आती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज। अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है बिना किसी कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से, तो ये कंडीशन या ये फिनोमिना ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जानी जाती है।
नेक्स्ट टर्म आता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लूकोज में कन्वर्ट होना ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। लास्ट टर्म है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रिंसिक फैक्टर इज सिक्रीटेड बाय। इंट्रिंसिक फैक्टर किसके द्वारा सिक्रीट होता है? चीफ सेल्स के द्वारा, ऑक्सेंटिक सेल्स के द्वारा, फंडिक सेल्स के द्वारा या फिर मास्ट सेल्स के द्वारा? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑक्सेंटिक सेल्स के द्वारा। हमारे स्टमक में कुछ एपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें आप ऑक्सेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सेंटिक सेल्स कह दीजिए या फिर पैराइटल सेल्स कह दीजिए, एक ही बात है। और इन सेल्स के द्वारा इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन किया जाता है। याद रखिएगा, स्टमक के अंदर ऑक्सेंटिक या पैराइटल सेल्स पाई जाती हैं जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर या इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl का फॉर्मेशन करती हैं। और याद रखिएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर जो हैं विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक हैं। जिन लोगों में गैस्ट्रिक रिसेक्शन की सर्जरी की जाती है, स्टमक का कुछ हिस्सा सर्जरी द्वारा काट के अलग कर दिया जाता है, उनमें इंट्रिंसिक सेल्स नहीं होती और इंट्रिंसिक सेल्स ना हो पाने के कारण विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। और अगर विटामिन B12 का फूड से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो पर्सन में परनीशियस एनीमिया डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी 205, 206, 207, 208? The right answer is option B, 206। ह्यूमन बॉडी में जो भी बोन्स पाई जाती हैं टोटल, उनका नंबर होता है 206। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला पार्ट है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल 80 बोन्स आती हैं, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 126 बोन को इंक्लूड किया जाता है। दोनों को यदि आप टोटल करेंगे तो टोटल बोन्स का नंबर होगा 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द सेल? सेल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट ऑर्गेनल कौन सा है? न्यूक्लियस, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, न्यूक्लियस। सेल के अंदर सबसे बड़ा जो ऑर्गेनल होता है उसे हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम्स आर द सुसाइडल बैग्स, राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, JSY स्टैंड्स फॉर। JSY का फुल फॉर्म बताना है आपको। जननी स्वच्छत योजना, ऑप्शन बी जन सुरक्षा योजना, ऑप्शन सी जननी सुरक्षा योजना, ऑप्शन डी जन सुलभ शौचालय योजना। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, JSY स्टैंड्स फॉर जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल टेस्ट फॉर वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन होने पर कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? कोल्ड कैलोरी, होमान, ट्रेंडलबर्ग, वेबर?
The right answer is option C, Trendelenburg test. Trendelenburg test is used for the varicose vein condition. Next question, which food are a good alternative for those who don't like drinking milk? जिन लोगों को दूध पीना पसंद नहीं होता, उन्हें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कौन से अल्टरनेटिव फूड्स दे सकते हैं? ऑप्शन ए, एग्स, पीनट बटर, ड्राइड बीन्स. ऑप्शन बी, पास्ता, राइस, पोटैटोज. ऑप्शन सी, फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन ब्रेड. ऑप्शन डी, क्रीम, सूप्स, पुडिंग्स, लो फैट चीज़. The right answer is option C, मिल्क के न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए अल्टरनेटिव फूड के रूप में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन ब्रेड दिए जा सकते हैं. मिल्क इज़ द गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड मिल्क इज़ द पुअर सोर्स ऑफ आयरन. नेक्स्ट क्वेश्चन, गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन अफेक्ट्स द. गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन में क्या प्रभावित होता है? नोज, टेस्ट बड्स, ईयर, स्किन. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टेस्ट बड्स. गैस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन क्या है, आइए जान लें. गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन अफेक्ट टेस्ट बड्स प्रेजेंट ऑन टंग and patient feel false taste sensation without presence of real stimuli of taste. Common hallucination is bitter taste. अगर किसी व्यक्ति को खाने में बिना किसी स्वाद के भी कोई पर्टिकुलर स्वाद महसूस हो तो इसे आप गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन कहते हैं. हेल्यूसिनेशन शब्द का मतलब होता है बिना किसी रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रेजेंस के बिना भी पर्सन को वो चीज़ परसीव हो, वो स्टिमुलाई परसीव हो, तो ये कंडीशन हेल्यूसिनेशन है. गस्टेटरी वर्ड जो है टेस्ट से रिलेटेड है, यानी कि पेशेंट ने फूड में कोई पर्टिकुलर टेस्ट की चीज़ नहीं खाई है लेकिन फिर भी उसे वो चीज़, वो टेस्ट फील होता है, तो ये कंडीशन गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन कहलाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जो कि डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है. उस थेरेपी के बाद कौन सा मेन साइड इफ़ेक्ट डेवलप हो जाता है? रेट्रोग्रेड एमनेशिया, फ्रैक्चर, हाइपोटेंशन या फिर सीजर्स. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रेट्रोग्रेड एमनेशिया. एमनेशिया शब्द का मतलब होता है मेमोरी लॉस. जब पेशेंट को ईसीटी दी गई हो, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी गई हो, तो इस थेरेपी को देने के बाद पेशेंट ईसीटी देने से पहले की सभी मेमोरीज को अगर भूल जाता है तो ये कंडीशन रेट्रोग्रेड एमनेशिया कहलाती है. एक बार फिर से समझिए, रेट्रोग्रेड एमनेशिया वह कंडीशन है जिसमें किसी पर्टिकुलर इवेंट जिसके द्वारा पर्सन को ये एमनेशिया हुआ है उससे पहले की सभी यादें धुंधली हो जाती हैं, उसकी याददाश्त खत्म हो जाती है. इसे और क्लियर करते हैं. रेट्रोग्रेड एमनेशिया में अक्सर फैक्ट जो होते हैं उन्हें पर्सन भूलता है लेकिन कभी भी उसके स्किल नहीं जाते. एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट के घर में कार है, उसे कार चलाना आता है लेकिन अचानक उसे रेट्रोग्रेड एमनेशिया का अटैक आया और इस अटैक के बाद वो ये भूल जाएगा कि उसके घर में कार है या नहीं, कार का कलर क्या है, ये सब बातें वो भूल चुका होगा.
लेकिन कार को कैसे ड्राइव करना है ये स्किल उसमें अभी भी प्रेजेंट रहेगी, वो इस स्किल को नहीं भूलेगा, लेकिन कार उसके पास है या नहीं ये फैक्ट जरूर वो भूल जाएगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेट्रोग्रेड एमनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आर साइड इफेक्ट ऑफ। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो हैं किस मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है? एंटी साइकोटिक्स, एंटी मैनिक्स, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी पार्किंसनियन ड्रग। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एंटी साइकोटिक मेडिसिन। जब कोई पर्सन एंटी साइकोटिक मेडिसिन ले रहा होता है तो उनमें इस मेडिसिन के कारण कुछ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में एग्जाम्पल्स देखा जाए तो पेशेंट को अकाइथीशिया होता है, यानी पर्सन एक जगह स्थिर नहीं बैठ पाता, उसमें इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं, ट्रिमर्स आते हैं, स्टिफनेस ऑफ मसल्स होती हैं, स्पेशली नेक और फेशियल मसल्स अकड़ जाते हैं, इनवॉलेंट्री फेशियल मसल में मूवमेंट्स होने लगती हैं, आई मूवमेंट्स होने लगती हैं। ये सभी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 28-day human ovarian cycle ovulation occurs on। अगर किसी फीमेल में 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो किस दिन ओव्यूलेशन होगा ये आपको बताना है। 14th डे पर, 28 डे पर, 5 डेज पर या एक पहले दिन पर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 14th डे पर। अगर किसी वुमेन में 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो नेक्स्ट साइकिल से 14 डेज पहले ओव्यूलेशन होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। किसी भी वुमेन में नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से जस्ट 14 डेज पहले ओव्यूलेशन होता है, मैच्योर ओवम का रिलीज होता है, और इस दौरान यदि इंटरकोर्स किया जाए तो कंसीव होने की संभावना मैक्सिमम रहती है। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए सही है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि किसी वुमेन में 40 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो इसमें ओव्यूलेशन कितने दिन पर होगा? आप अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। द राइट आंसर इज एट 26 डे पर। 40 दिन के मेंस्ट्रुअल साइकिल होने पर जो ओव्यूलेशन होगा नेक्स्ट पीरियड से 14 डेज पर होगा, यानी कि 26वें दिन ओव्यूलेशन होगा। इसी तरह से आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग अलग रैंडम डेज के साइकिल को सेलेक्ट करके टोटल नंबर ऑफ साइकिल डेज में से 14 माइनस करें, जो आंसर आएगा वही ओव्यूलेशन डे माना जाएगा। Thank you so much everyone for watching this complete video। मंडे को नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। टिल देन बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।